गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने वही टॉपिक कंटिन्यू रखते हुए ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो मेनली अब टॉपिक स्टार्ट्स होते हैं उसमें हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबलिंग हो सका है, और ये है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। कहने का मतलब है प्रोडक्शन जो है आज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है। मे बी कंपनी एक होती है लेकिन उनकी यूनिट्स जो हैं होल वर्ल्ड में सेटअप है। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया और साथ में आपको जो नोट्स सेंड किए गए हैं, नोट्स में भी क्लियरली मैंने एवरी पॉइंट्स को नोट किया हुआ है। तो एमएनसीज जो होती हैं वो प्रोडक्शन को ऐसे एरियाज़ में सेटअप करती है जहाँ पर मार्केट अवेलेबल हो। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट क्यों बनाती है? सिंपल सी बात है, मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ में सेटअप करती है अपनी इंडस्ट्री जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है। साथ में प्रोडक्शन के लिए जो भी आवश्यक रिक्वायरमेंट होती हैं वो वहाँ पे सूटेबल हो। जैसा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी हाईली इंटैक्ट करती है एमएनसीज़ को, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। इन दैट रीज़न जो एमएनसीज़ होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने यूनिट्स को सेटअप करती है। एमएनसीज़ जैसे कि एक ह्यूज अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करती है, एसेट्स परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, बिल्डिंग्स का सेटअप करती है, मशीनरीज जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में परचेज करती है और डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटअप करती है, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्रीज़ में किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट कंट्रीज़। अब किस हॉप की वजह से? हॉप एवरीवन की होती है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। क्योंकि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लॉस के लिए नहीं करते, वो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एमएनसी जो सेटअप करती है बिजनेसेस या इन्वेस्ट जो करती है, फॉरेन जो इन्वेस्ट करती है वो किसके लिए करती है? प्रॉफिट के लिए अर्न करती है। इसके अलावा जो एमएनसीज होती हैं वो जॉइंट वेंचर्स भी सेटअप करती है। जॉइंट वेंचर्स का मतलब होता है कि जो जिस कंट्री के अंदर उन्होंने अपनी यूनिट सेटअप की है, उन कंट्रीज़ की जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ होती है या फिर जो यूनिट्स होती है उनके साथ टाई अप किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि वो कंपनीज पहले से ही फैमिलियर होती है, फेमस हो चुकी होती है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है। इन दैट रीजन उनकी मार्केट पहले से ही फ्लोरिश होती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एमएनसीज उनको अपने अंदर टाई कर लेती है और जॉइंट वेंचर्स का स्टार्टअप करती है। इससे स्मॉल फैक्ट्रीज़ को भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अब कैसे होता है? क्योंकि उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो भी फ्लोरिश होना शुरू हो जाता है, उनका भी प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, न्यू मशीनरीज मिल जाती है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, सेकंड अगर बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी जो कि मे बी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हायर नहीं कर पाती, वो टेक्नोलॉजी हायर प्रोवाइड करती है एमएनसीज। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एमएनसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होती है और कई बार तो इतना ज़्यादा उनके पास एसेट्स होती है कि कई बार कुछ जो कंट्रीज़ होती है उनकी जो इकोनॉमी होती है, जीडीपी होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से यहाँ पर मैं एग्जांपल की एक बात करते हैं। जो इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था परक फूड्स। परक फूड्स को अमेरिका की कारगिल फूड्स ने मर्ज कर लिया और मर्ज करने के बाद जो कि परक फूड पहले से भारत में फेमस थी, उसका फ़ायदा परक फूड ने उठाया। और आज हम देखते हैं कि कारगिल जो फूड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, आज इंडिया के अंदर तकरीबन 5 मिलियन पाउचेस का प्रोडक्शन करती है डेली। और इसका फ़ायदा सिर्फ कारगिल को ही नहीं हुआ है, अदरवाइज़
हमारी जो कंट्री की जो इंडस्ट्री थी परक फूड, उसको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो सिंपल सी बात है, एमएनसीज जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होती है, उनका बजट इतना ज़्यादा होता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है उनसे भी बहुत ही ज़्यादा होता है, इनॉर्मस कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास में होती है। इसके अलावा अगर हम एक और अनदर वे की तरह से अगर बात करते हैं, सो एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। जो एमएनसीज होती हैं वो प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती हैं कि कहाँ कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस होगा, क्या कुछ होना है, कितना होना है, ये सब फिक्सेशन एमएनसीज करती है। जैसे कि इसमें मेंशन है, गारमेंट्स हो, फुटवियर हो, स्पोर्ट्स आइटम्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, इन सब का प्रोडक्शन जो कैरी किया जाता है वो एमएनसीज के थ्रू ही होता है, और साथ में इनका सप्लाई करने का काम भी एमएनसीज के हेडक्वार्टर के थ्रू ही होता है। क्लियर? इसके अलावा सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसको सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एमएनसीज की है, जिसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चर्स करती है और एमएनसीज उस पर अपना ब्रांड नेम यूज़ करती है। बना कोई रहा है, ब्रांड किसी का यूज़ हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये ट्रेडिशनल्स जो है वो कंटिन्यू चला हुआ रहा, जिसमें क्वालिटी भी है, डिलीवरी है, लेबर कंडीशन है, हर एक प्रोडक्शन के अंदर अलग अलग होती है। सो स्टूडेंट्स, एमएनसीज जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ में टाई अप करती हैं, पार्टनरशिप करती हैं, ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्शन को सप्लाई करना शुरू करती हैं, जिससे कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है, प्रोडक्शन इज दीज वाइडली डिस्पेयर्ड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंक्ड, जो कि हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था, उसको डिफाइन करता है। प्रोडक्शन जो होता है वो वाइडली पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि होल कंट्रीज इंटरलिंक्ड हो जाती है। स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को ओवर करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।